प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फलक पर। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 2 विष के दांत। आप तो पहले से ही जान रहे हैं, हम लोग कविता पूरा पढ़ चुके हैं और गद्य खंड में भी एक चैप्टर पहला जो है जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है वह भी सुंदर से देख चुके हैं। और यह हम दूसरा चैप्टर हम देखने वाले हैं जिसका लेखक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि विष के दांत कहानी है। यह कैसी कहानी, यह क्या है कहेगा निबंध। देखिए पहला हम देखे थे निबंध था, जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या था, निबंध था। लेकिन कहेगा विष का दांत कैसी विधा है तो आप कहिएगा यह कहानी है। क्या है? यह कहानी है। इनका लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं जो कि आपके बगल में यह फोटो आप देख रहे हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट, अपना ही बिहार में हुआ है, पटना के बदरघाट में हुआ है। और इनका मृत्यु यानी निधन हो गया 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ है। इतना बात आप लोग याद करेंगे। पहले हम लोग अब जानते हैं कि हम लोग पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद लेखक परिचय के बाद हम लोग कहानी पढ़ते हैं। कहानी है तो कहानी देखेंगे बहुत ही सुंदर से समझ के। उसके बाद व्याख्या लिख कर रखे हुए हैं, वह थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वन शॉट में ही हम लोग क्लियर करेंगे। वन शॉट अगर देख ले रहे हैं तो इसके अलावा आपका कोई वीडियो देखने की जरूरी नहीं है, टोटल आपको क्लियर हो जाएगा। देरी ना करते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए ये जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी, ये विख्यात विद्वान थे, पंडित, विख्यात विद्वान पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, अनुज मतलब छोटा होता है, इतना याद रखेंगे। यह किनका, इनका पिता के नाम राम अवतार शर्मा था। पंडित राम अवतार किनके पिता के नाम? इनके पिता के नाम नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता के नाम क्या था? राम अवतार शर्मा जी थे और यह सबसे बड़े पुत्र थे। और माता का नाम क्या था यह पूछा जाता है, याद रखेंगे, रत्नावती शर्मा था। माता का नाम था रत्नावती शर्मा। इन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से किया। स्कूल की पढ़ाई कहाँ किया? पटना कॉलेजिएट से किया, पूरी की, तथा संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किया। और संस्कृत में हिंदी और एमए, हिंदी और संस्कृत में संस्कृत और देखिए तथा पूरी की, कहाँ से पूरी की इन्हें पढ़ाई? पटना कॉलेजियस से पूरे की, तथा संस्कृत और हिंदी में जो एमए किया था, संस्कृत में भी एमए किया और हिंदी में एमए किया था, पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने किया। इनके द्वारा जो रचना है वह आप लोग याद रखेंगे बहुत ही सुंदर से, क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है यह किनकी रचना है, तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे दृष्टिकोण किनका रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा जी के। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा जी के। मापदंड किसका है? इन्हीं का है। साहित्य तत्व और आलोचना इन्हीं का है। विष की दांत जो अभी पढ़ेंगे हम लोग। सत्य, परंपरा और साहित्य, यह सब किनकी रचना है? प्रमुख रचना यह जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। इनके माता का नाम रत्नावती है, इनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा है। यह सब आप याद रखेंगे। इसका प्रारंभिक शिक्षा पटना कॉलेजियस से किया और हिंदी और संस्कृत में इन्होंने एमए किए थे, वह पटना विश्वविद्यालय से किए। इतना बात आप याद रखेंगे बहुत सुंदर से। और पाठ परिचय में देखिए थोड़ा सा लिख दिए हैं, उसके बाद हम पाठ को विस्तार में यह जो हम अभी बाद में बताएंगे, इससे पहले हम आपको छोटा सा कहानी समझा देंगे, उसके बाद हम इसको व्याख्या करके आपको समझाएंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सारांश में क्या है? प्रस्तुत कहानी विष के दांत में मध्य वर्गीय अंतर विरोधी को उजागर किया है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही मध्य वर्ग के भीतर एक और सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी सफेद पोस्ट, मतलब अमीर की बात कर रहा है। सफेद पोस्ट अपनी भीतरी लिंग भेद जैसे कुसंस्कार जिसमें संस्कार नहीं हुए हैं को दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय हैं जो अनेक तरह से थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत हैं। समझ गए? यहाँ हम दो परिवार की कहानी पढ़ाएंगे जिसमें एक, यह भी आपको यह समझ में कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको अभी बताने वाले हैं, वह आप समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। जैसे कह रहा है यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रमण, स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के परिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार के महत्व को नमूना पेश किया गया है। इसमें समझिए इतना चीज है। देखिए सामाजिक में जो भेदभाव है, लिंग भेद है, वो सेन साहब जो अपने पुत्री को लिए को सब कानून बनाता है, लेकिन अपने पुत्र के लिए कोई कानून नहीं बनाता है। यह सब जो है होते रहता है। तो हम आपको कहते हैं आगे देखिए, यहां से आपका यह स्टार्ट है। इससे पहले हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, वह समझिए, बहुत ही अच्छा से समझिए कि यह दो फैमिली का कहानी है। वह दोनों फैमिली में इस कौन कौन पात्र थे, कहानी है तो पात्र होगा ही, तो पात्र के पहले हम लोग परिचय करेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। जैसे इसमें सबसे अमीर, यहाँ रिच फैमिली की यदि बात करें हम लोग, रिच फैमिली जो अमीर परिवार में था, पात्र परिचय हम समझिए कह देते हैं पात्र परिचय। पात्र परिचय हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग ये क्या कहते हैं कहानी समझेंगे। देखिए इसमें एक थे सेन साहब। कौन थे? सेन साहब। यह मान लीजिए यह थे सेन साहब, इसका नाम था सेन साहब, जो अमीर परिवार थे। इनकी एक पत्नी भी थी, इनकी एक क्या थी? पत्नी थी, सेन साहिबा। सेन साहिबा, ठीक है, सेन साहिबा याद रखेंगे, थोड़ा ठीक से लिख दे रहे हैं, सेन साहिबा, ठीक है। और इनका एक बेटा भी था, इनका एक बेटा था छोटा सा 5 वर्ष का। इनका एक बेटा था जिसका नाम था कासू, जिसका क्या नाम था? कासू। और एक और नाम था खोखा। क्या नाम था? कासू या खोखा। एक नाम था कासू या खोखा। इनका 5 बेटियां भी थी। क्या थी? सबका नाम भी आप याद कर लीजिए, समझ गए। एक बेटी ये हुआ, मान लीजिए 5 बेटी नाम पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं ये 5 बेटी का नाम। यह दूसरी बेटी है, क्या मान लीजिए तीसरी बेटी है, यह चौथी बेटी है, यह मान लीजिए कितना 5वीं बेटी है। तो 5 बेटी का नाम है। जैसे सबसे बड़ी बेटी का नाम था सीमा, उसके बाद नाम था, देखिए बड़ी बेटी का नाम क्या था? सीमा। थोड़ा कलर बदल के लिख देते हैं, आपको देखने में बढ़िया लगेगा। देखिए सीमा था, उसके बाद नाम था रजनी था, उसके बाद नाम था आलो था, उसके बाद नाम था सब शेफाली था, शेफाली ही था, शेफाली था, और उसके बाद नाम था आरती था। यही 5 नाम थी। यह अमीर फैमिली हो गया। अब हम लोग एक छोटा सा फैमिली जो कि गरीब फैमिली है, इसके में एक ड्राइवर भी था, इसके परिवार में एक ड्राइवर था, वह भी हम आपको बना दे रहे हैं। यह मान लीजिए ड्राइवर जो गाड़ी चलाने का काम करता था, सेन साहब का ड्राइवर था। यह एक पुअर फैमिली भी हम बना दे रहे हैं आपके सामने। यह देखिए आप, इस पुअर फैमिली में एक था गिरधारी लाल, जो कि सेन साहब के यहाँ क्या करते थे? नौकरी करते। गिरधारी लाल, समझ गए। और इनका एक पत्नी थी, इनका एक पत्नी भी था, इनका पत्नी, इसका भी एक बेटा था मदन, जो कि हीरो, जो इस कहानी का क्या है? हीरो है। इसका नाम क्या है? मदन। अब देखिए यही दोनों फैमिली की इसमें कहानी है, और बहुत सुंदर से हम लोग यह कहानी को पढ़ेंगे। अब पहले इसमें शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं कि यह सेन साहब के बारे में। देखिए 2 पात्र परिचय हो गया। 2 तरह का फैमिली है, एक अमीर है, एक गरीब है। इधर देखिए इस अमीर फैमिली में एक सेन साहब है, जो कि बहुत ही रईस है परिवार। इसका एक मैडम है सेन साहिबा, एक कासू है इसका लड़का, बहुत दुलारा है, जिसको इंजीनियर बनाना चाहता है। इसका 5 बेटी है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 3-4 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा 5 लड़की का नाम। अभी हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम अब थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि यह मान लीजिए कौन है? सेन साहब है। यह कौन है? मान लीजिए सेन साहब है। यह सेन साहब है। इसके पास एक कार था। क्या था? एक कार था। वह 7500 रुपया का था। यह जो कार था, सेन साहब का एक कार था, ये कैसे रंग का था?
तो रंग की बात करें तो यह काला रंग का था। कैसा था? काला रंग का था। और इसका कीमत क्या था यह पूछा जाता है तो आप कहिएगा 7500 रुपया, यानी 7500 रुपया। तो समझिए यह जो है नाज किस पर था? वो सेन साहब, यह जो सेन साहब है, सेन साहब, इसको नाज किस पर था? तो नाज था कार पर। इनको नाज किस पर था? तो नाज था कार जो है उनके काला रंग का, उस पर नाज था, बहुत सुंदर से रखता था। उसका बेटा का नाम क्या था? तभी बताए हम, कासू था। क्या नाम था? कासू, जिसको खोखा भी कहा जाता है, जिसको दूसरा नाम खोखा भी है। समझिए क्या वर्ष का था? 5 वर्ष का था। यह भी याद रखेंगे, जो खोखा 5 वर्ष था। और वो अपना घर में जो नियम बनाया था, वह नियम जो बनाया था, नियम कायदा जो बनाया था, वो किसके लिए था? वह 5 बेटी के लिए था। वह नियम किसके लिए था? बेटियां के लिए था। किसके लिए था? बेटियां के लिए था। यह बेटियां को सेन साहब कठपुतली समझता था। कठपुतली समझता था कि यहाँ रहा, कुछ दिन के बाद अपने चल जाएगी। बेटी के क्या समझता था सेन साहब? कठपुतली समझता। बेटा और बेटी में यह बहुत भेदभाव करता था। यह बेटी को लिए कुछ नियम बनाया था कि बेटी खेल नहीं सकता है, बेटी दौड़ नहीं सकता है, बेटी हंस नहीं सकता है, खुल के कुछ बोल नहीं सकता है, और बेटा सब कुछ करता है। उसका बेटा जो है कासू जो है सब कुछ तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। समझ गए? यह बेटी के बारे में कहता था, अदब और तहसील की जीती जागती मूरत होता है। एक उर्दू में शब्द है अदब और तहसीब की जीती जागती कौन सी है? मूरत। किसको कहता था? मूरत कहता था वो अपने बेटियों को। किसको कहता था? अपना बेटियों को कहता था। ऊपर उसका जो बेटा था, बेटा को क्या बनाना चाहता था? वो बच्चा जो था बेटा क्या बनाना चाहता था? क्या बनाना चाहता था अपना बेटा को? तो इंजीनियर। याद रखेंगे, इंजीनियर या बिजनेसमैन। इंजीनियर या बिजनेसमैन, बिजनेसमैन याद रखेंगे। वो अपना बेटा को क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर और बिजनेसमैन। उसका ना उम्मीद का बुढ़ापे का सहारा कौन था? तो यही कासू। यह जो था ना उम्मीद और बुढ़ापे का सहारा कौन था? सहारा कौन था? यही कासू था। समझ गए? इसीलिए वह अपना बेटी को, अलग नियम था, बेटी को कोई छूट नहीं था, लेकिन बेटा तोड़ सकता है घर के। इसमें हुआ क्या? यह सेन साहब का 2-3 दोस्त आया था। मान लीजिए 3 दोस्त आया था और यह दोस्त गाड़ी से आया था, कार से। हुआ क्या? यह खोखा गया, जिसको कासू कहते हैं, इसका बेटा सेन साहब का, उसका शीशा तोड़ दिया और बाहर में गया तो बेटा को डांटा नहीं। बिना डांटे हुए उसको कहता है, मेरा बेटा जो है ना चेक कर रहा था कि शीशा में क्या है, मतलब गलती कर रहा है। अब देखिए ऐसा उस अंधा है उसके पीछे कि वह गलत रहते भी हुए भी उस पर सही बता रहा है। समझ रहे हैं? अब हम लोग कहानी की तरफ आएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी रुक जाइए। यही हम पात्र परिचय आपको बहुत सुंदर से बता दिए और जो पूछा जाता है वह बता दिए। समझ गए? यह देखिए एक बार हुआ था टायर में, यही जब दोस्त इनका आया था, 3 दोस्त इनके घर पर। दोस्त तो आते रहते हैं, गरीब अमीर आदमी के फैमिली में देखिएगा बहुत आता है। तो गया था, टायर का हवा निकाल दिया था, तो भी सेन साहब उसको नहीं डांटा और बोला कि मेरे बेटा चेक कर रहा था कि हवा में अंदर, टायर के अंदर क्या होता है। मतलब उसका गलतियों में भी उनका अच्छाइयां निकाल देना, वैसा आदमी कुछ होता है धरती पर, वही में यह सेन साहब थे। अब हम लोग कहानी की तरफ पढ़ते हैं। हम आप पढ़ चुके हैं कि अब 2 परिवार की कहानी है। जैसे एक अमीर है, एक गरीब परिवार है। अमीर में सेन साहब के एक बेटा और 5 पुत्री, एक ड्राइवर है। और इधर गरीब परिवार में गिरधर लाल, उसकी पत्नी और एक मदन है। समझ गए? अब हम लोग इसमें कहानी स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर किनका? सेन साहब का घर है। कहां पर? यहाँ पर सेन साहब का एक घर है, बहुत सुंदर सा एक घर है। यह घर के सामने यहाँ पर एक ड्राइवर खड़ा हुआ है। इनका एक ड्राइवर क्या है? खड़ा हुआ है। यहाँ पर इनका गाड़ी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मान लीजिए यहाँ पर इनका एक गाड़ी 4 व्हीलर जो 7500 में है वह लगा हुआ है, जो कि उनको क्या था बोलिए, गाड़ी को वह बहुत ही अति मानता था कि हमको न बहुत सुंदर चीज है, उसको इतना सुंदर से मानता था कहिए नहीं। समझिए, वो गाड़ी को अपना बेटा की तरह मानता था। समझ गए? तो यह बात आप याद रखेंगे।
अब हुआ क्या, यह जो इधर से आया मदन, मदन इनकी पहले आप समझ लीजिए, यह जो मदन है, यह जो मदन है, मदन जो है सेन साहब के यहाँ काम करता था। काम करने के वजह से इन सेन साहब ने इनको घर प्लस इसको सैलरी देता था। क्या देता था? सैलरी मुहैया करता था, घर तथा वेतन देने देता था, जिसके वजह से इसका पेट चलता था, यानी पूरा परिवार का काम चलता था। गिरधर लाल इसीलिए गरीब था, इनके ही यहाँ काम करता था। हुआ क्या, अब इसी के बगल में तो रह रहा है मदन, उधर से आया और किया कुछ नहीं, यह गाड़ी को थोड़ा टच कर दिया। मदन यह है, यह कौन है? मदन है, यह ड्राइवर है, ड्राइवर है। ड्राइवर ने देख लिया कि मदन गाड़ी को छू लिया, मान लीजिए यह मदन छू लिया, जैसे ड्राइवर आया उसको धक्का मार दिया। ड्राइवर क्या किया? धक्का मार के उसको गिरा दिया जोर से। अब मदन तो गरीब का बच्चा है, अब उसको उठा और उसको कॉलर पकड़ लिया, और कॉलर पकड़ लिया तो ड्राइवर बड़ा आदमी है, ये बच्चा है, अब कैसे उसको हल्ला हो गया कि हो काहे ऐसे कर रहा है, मार के तोड़ देंगे, ऐसे उसे करने लगा। अब हुआ ये, इसकी माँ इधर से आ गई, किसकी? मदन की माँ आ गई, इधर से मदन के माँ आ गई, इधर मदन की माँ आ गई, मतलब गिरधरलाल की पत्नी, इसकी माँ आ गई। इधर से सेन साहब निकल के आ गया, इधर से क्या आया? सेन साहब निकल के आया। इधर से सेन साहब भी, जब हल्ला हो गया तो सेन साहब निकल के आएगा ही। तब सेन साहब ने बोला कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। यह सेन साहब ने क्या बोला? ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। चोर और क्या बनते हैं? डाकू बनते हैं। जबकि उन कुछ नहीं गलती था, मदन का कोई गलती नहीं था, सिर्फ कार को छुआ था। बस इतना ही में इतना चीज यह सब हो गया। हल्ला हुआ तो इसकी माँ भी आई, और चोर डाकू बनता है यह भी उसको सुनना पड़ा। अब हुआ ये, अब कुछ ही देर के बाद मदन के पिताजी को भी बुलाया, मदन के पिताजी गिरधरलाल को बुलाया सेन साहब। अब गिरधरलाल यहाँ आ गए इनके पास, मान लीजिए यहाँ पर आ गए गिरधरलाल आए और बोले कि देखो तुम्हारा बेटा ने बहुत बदतमीजी किया है, कार को तोड़ने की कोशिश किया है, जबकि बेचारा मदन कुछ नहीं किया था, सिर्फ कार को छूने की कोशिश किया था, क्योंकि चमक रहा था, नई कार था, समझ गए, वह बहुत उम्मीद का सहारा था, समझिए, वो समझता था अपना कार को। बस वह मदन को बुला कर बोल दिया, तो गिरधरलाल को जैसे ही बोला, गिरधरलाल को गुस्सा आया, और रात में हुआ ही। अब मदन यहाँ पर घर गया, मदन तो घर जैसे गया, मदन को उसके पिताजी, यह जो गिरधरलाल है, यह गिरधरलाल मदन को एक डंडा लिया, इसको खूब पीटा, और मदन कुछ नहीं बोला, मदन चिल्लाते रहा, ओ बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उसको पिताजी उसको पीटते रहा। अब घर इसी के बगल में था, यह मदन का घर है, सेन साहब का घर। तो सेन साहिबा रात को यहाँ मान लीजिए पलंग पर सोई हुई थी, सेन साहिबा यहाँ पलंग पर सोई हुई थी। तो वह सेन साहिबा कहते, कैसे कौवा के तरह कौ कौ कर रहा है, क्या बोलती है? कैसे कौवा के तरह कौ कौ कर रही है, कैसे कौवा के तरह कौ कर रही है, सेन साहिबा कह रहा है। अब समझिए, उसको कोई गलती ना रहते हुए भी मदन को गुस्सा आया। यह समझिए आप कहानी आधा समाप्त हो गया, और भी आधा अभी कहानी है। अब हुआ ये कुछ ही समय के बाद हुआ ये कि आप देखिए, यह जो घर है, यहाँ सेन साहब का घर है, यहाँ क्या है? सेन साहब का मान लीजिए घर है। यह घर के सामने यहाँ देखिए, यह खिड़की है, यह गेट है, यह खिड़की है, मान लीजिए ऐसा घर है, सेन साहब का घर है। इसी घर के बगल में एक बहुत बड़ा सा गली है। इस गली में जितना भी गरीब घर के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे यह खेल रहे हैं। गरीब के बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, पूरा एकदम धूमधाम से जैसे होता है खेल रहे हैं। मान लीजिए गरीब के बच्चे हैं, यहाँ खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? लट्टू घुमाने का काम खेल रहे हैं। मान लीजिए यह बहुत सारा बच्चे क्या कर रहा है? इस गली में खेल रहा है। अब इस गली में बच्चे के साथ कौन था, आप बताइए? बच्चे के साथ एक मदन भी था। बच्चे के साथ क्या था? एक मदन भी था। मान लीजिए यह मदन है, कौन है?
मदन है। बच्चे के साथ ही गली में कौन खेल रहा था? मदन खेल रहा था। अब हुआ क्या, यह कौन काम कर रहा था? कौन सी? लट्टू घुमाने का काम कर रहा था। लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, घुमाने का खेल खेल रहा था। यह सब लोग क्या कर रहा था? सब बच्चे लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। अब हुआ कि जब खेल रहा था तो हुआ कि यह सेन साहब का बेटा जो है खोखा, यह निकल के यह भी गली में पहुंच गया। जब यह गली में पहुंच गया तो यह बोला कि जोर से कि मैं भी लट्टू खेलूंगा, मैं भी लट्टू खेलूंगा। अब मदन लियासू, अब उसको तो गुस्सा पहले बरल था कि हमारा बिना काम के मार खिलाया इसके पिताजी। अब तो गुस्सा के मारे वह कहा, तेरे पास लट्टू है जो तू खेलेगा? पहले लट्टू लेके लाओ तब खेलना। फिर कहेंगे वो मदन बोलता था तू लट्टू लाओ, ये कहे नहीं खेलेंगे हम। वह कह रहा मदन लट्टू लाओ, ये कह रहा नहीं हम खेलेंगे। मदन कह रहा लट्टू लाओ, ये कह रहा नहीं हम खेलेंगे। ऐसे करते करते दोनों में आप समझिए अब क्या होगा, लड़ाई हो गया। लड़ाई हो गया तो यह सब बच्चा जो है कुछ नहीं चाहिए, तो सब बच्चे हैं, इसको क्या समझ हमको छुड़ाना है, नहीं छुड़ाया। अब यह मदन है, यह कौन है? मदन है, यह कासू है। दोनों मारते मारते मदन के शरीर पर, मदन जो है इसको कासू के देह पर चढ़ गया और ऐसा गुस्सा मारा हाथ से उसका 2 दांत टूट गया। इसका 2 दांत टूट गया, 2 दांत टूट गया। जब दांत टूट गया तो यह रोते रोते हो करते करते अपना घर चल गया। जब दौड़ते दौड़ते कहाँ चल गया? वह अपना घर चल गया। अब हुआ जैसे ही घर गया तो यह सेन साहब इसको बुलाया। किसको बुलाया? मदन के पिता के। अब समझिए यह कहानी के लास्ट जैसे दांत तोड़ दिया, 20 का दांत। यह है कौन है? सेन साहब। यह सेन साहब किसको बुलाया? गिरधर लाल जी को बुलाए हैं। यह जो है गिरधर लाल जी है। अब इनको ही बुलाए, सेन साहब है ही गिरधर लाल जी, इनका पिता मदन के पिता थे गिरधर लाल। यह गिरधर लाल जी यहाँ आए और यह गिरधर लाल जी आने के बाद आए तो बुलाने के बाद एवे करेगा, इसके यहाँ काम करता था। तो यह गिरधर लाल को बोले तुमको हम नौकरी से निकाल रहे हैं। अब इसको यह नौकरी से निकाल दिया, तो नौकरी से निकाल दिया तो अब गिरधर लाल क्या हुआ? वो अपने घर चल गए। मान लीजिए इनका घर है, गिरधर लाल का क्या है? यह घर है। यह घर में अब तो मदन तो गया नहीं, 9 बज गया 8 बज गया तक रात को नहीं गया कि आज हम जाएंगे तो पिटाई करवे करेंगे। जब 10 रात बज गया तो मदन चुपके से गया। मदन क्या किया? चुपके से घर गया और इस रूम में मान लीजिए खाना है तो खाना खाया। खा के जब बाहर निकल रहा था तो देखा कि मम्मी पापा कुछ बात कर रहा है। तो मम्मी पापा कुछ बात कर रहा है तो यह क्या काम किया कि चुपचाप निकल रहा था, जैसे आस्ते आस्ते निकल रहा था, लेकिन बीचे में गया वो बर्तन पकड़ लिया। उस पर बर्तन था, उस पर पैर पड़ गया, अंधेरा में पड़ गया तो आवाज हो गया। जैसे आवाज हो गया तो उधर से उसका पिताजी आया और पिताजी के आने से पहले ही वह मदन क्या किया? आंख बंद कर लिया। सोचा कि आज तो हम पिटेवे करेंगे, तो आराम से आंख बंद करके चुपचाप आंख बंद कर लिया कि हमको अब मार लगेगा ही। लेकिन क्या मदन के पिता मदन के पिता मारा गिरधर जी? नहीं मारा। वह उनको और अपने सीने से लगा लिया कि बेटा तूने ठीक किया कासू को दांत तोड़कर, क्योंकि उसके चंगुल में उसका आदेश मानते मानते मैं ही तबाह था। इसीलिए यह कहानी का नाम रखा विष के दांत, क्योंकि वह तो विष था। वह घर में तोड़ता था बर्तन, अपना घर में भी, तब पर भी उसका पिताजी बड़ाई निकालता था। तो यह तोड़ दिया उसका दांत, तो उनका पिता का भी कल्याण हुआ कि चलो वैसा मालिक से छुटकारा पाया, अब हम कहीं और नौकरी कर लेंगे। वह अपना बेटा को नहीं मारा। ऐसे भी आप जानिएगा अमीर और गरीब में लड़ाई होने तो हमेशा अमीर ही को जीत होता है, चाहे गलती गरीब को रहे चाहे अमीर को रहे, जीत होता है अमीर को। कहिए क्यों? क्योंकि यह सब गरीबा आदमी सोचता है उसको मदद नहीं करेंगे तो जरूरी पर थोड़ा पैसा नहीं देगा, जरूरी पर कोई मदद नहीं कर पाएगा, इसीलिए अमीर लोग जीतता है। देखिए कितना कहानी शॉर्ट था और यह कहानी के सुनकर आप आराम से सारी क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं। इसका देखिए सारांश भी लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। हम इसका सारांश नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। हम आपसे वादा किए हैं कि कम समय में पूरा चीज वन शॉट करवाएंगे।
तो आपको समय भी बर्बादी नहीं होगा। अब उबिएगा नहीं कि चलिए भाई 2 घंटा का वीडियो है, बहुत छोटा में हम आपको बता देंगे। यह आप वीडियो रोक कर एक बार पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। हम आपको कहानी समझा दिए हैं, बस यह पढ़ेंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए 3 स्लाइड हुआ, यह बस 3 ही स्लाइड का यह सारांश है, आपका किताब से छोटा सा निकाल कर लिखा गया है और या पढ़ लेंगे तीनों स्लाइड, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलेंगे आपका क्वेश्चन आंसर की तरफ। तब पहले सब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है, मतलब हीरो कौन है। तो जान रहे हैं हीरो कौन है, मदन है। 20 के दांत के कहानी का में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकार को नहीं सहन करता है, अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन कर पाया। देखिए वो जो सेन साहब का बेटा अहंकार था, उसका अहंकार सह पाया, उसका दांत तोड़कर बदला लिया, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर बरसों से दबे अपने पिता के आंखों को खोल देता है। संपूर्ण कहानी मदन के क्रांतिकारी का भूमिका है, अतः ये इसका नायक मदन है। देखिए संपूर्ण कहानी मदन पर ही आधारित है। पहले मदन कार छुआ और बाद में उसका दांत तोड़ा, बस कहानी खत्म हो गया। इसीलिए कहानी का नायक कौन है, मदन है। खोखा किस मामले में अपवाद था। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा जाता है। उत्तर में लिखिएगा सेन साहब एक अमीर आदमी था, खोखा उसके बुढ़ापे की आंख का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने, मतलब कि सेन साहिबा ने, उसकी माँ ने उसे काफी छूट दे रखी थी। और खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था, नियम उसके लिए नहीं था, बेटियों के लिए नियम था, इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। वह कोई नियम तो नहीं था, वह सब नियम अपना जो बनाया था उसके लिए था, यह अपवाद ही था। खोखा समझिए, जो नियम के विरुद्ध काम करे उसे अपवाद कहते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक कहानी के सार्थकता स्पष्ट करें। तो लिखिएगा 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वो अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों को उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्षण है, अतः निसंदेश कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बहुत ही सार्थकता है। इसलिए यह जो कहानी का शीर्षक है बहुत ही सुंदर है, इसको बदलने की जरूरी नहीं है। और अगर आप चीन के लिखना होगा तो ये भी लिख सकते हैं, अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग की परिचय दिया है, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वों उल्लास की बात है। इसलिए उसका पिताजी नहीं मारा। इससे लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन गए पड़ा है। इसके दौर बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील हो गया है, समझ गए, भावनात्मक हो गया है। आगे ये कासू के चरित्र चित्रण कीजिए कि कासू कैसा बालक था। देखिए कासू समृद्ध पिता का शौक लड़का था। माता पिता के बहनों के अतिशय प्रेम पाकर उनके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है। यह जिद्दी स्वभाव का है, इसके मन में जो आता था वही करता था। इसमें अहंकार वृत्ति भी है, यह अहंकारी भी था क्योंकि बचपन से उसको प्यार मिला, उसका बाप ही उसको बिगाड़ कर रखा था सेन साहब। अगला ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 क्वेश्चन है, मात्र 2 स्लाइड है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कह रहा है आपकी दृष्टि से कहानी 20 की दांत नायक कौन है। तर्कपूर्ण वही है, मदन है। हमारा दृष्टि से मदन ही शुरू से लास्ट तक में है, यह आप पढ़िएगा तो वही हो जाएगा। हमारे दृष्टि से 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली और कथा वस्तु में उसकी ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन है, मदन ही है। इसमें मदन का चरित्र चित्रण जो सबसे अधिक प्रभावशाली है, पूरी कथाकार इसी के चरित्र का महत्व है। खोखा के 20 के दांत उखाड़ने के महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालन है, अतः निर्विवाद रूप से मदन कहानी के नायक हैं। कोई भी विवाद नहीं है कहानी का नायक कहने में,
मदन को। सेन साहब के परिवार में बच्चे के पालन पोषण किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में लिखिए। सेन साहब के भेदभाव किया जा रहा था, अपना बेटी के अलग नियम था, बेटा के लिए अलग था, जो भी नियम था बेटी के लिए था। देखिए सेन साहब अमीर आदमी थे, उनके 5 लड़कियां थी, 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था तथा शिक्षा था, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं शिक्षा नहीं था, कोई नियम नहीं था, ऐसा लिख दीजिएगा। मदन के और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए मदन और ड्राइवर के बीच ही पहले लड़ाई हुआ था, तो इसमें कहानीकार बताना चाह रहे हैं कि मदन और ड्राइवर के बीच द्वारा कहानीकार बताना चाह रहे हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। अपना ऊपर जब आपको कोई अत्याचार कर रहा है उसको विरोध कीजिएगा तो पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती कारें को केवल छूने पर भर के कथा कथित अपराध के लिए मदन को सोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक का अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। समझ गए? क्योंकि वह भी तो उसका कॉलर पकड़ लिया था। और अंत में सवाल है कि आरंभ से ही कहानीकार के स्वर्ण व्यंग पूर्ण है, ऐसा कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो आप लिखिएगा 20 के दांत कहानीकार के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुत व्यंग्यात्मक शैली है। इसमें लड़कियों के गुणों की चर्चा, सेन साहब द्वारा खोखा को इंजीनियर के रूप में देखना, इसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक की व्यंग्य है। व्यंग मतलब मजाक है, हमेशा ही उसको प्रशंसा किया करता था वो जो है सेन साहब की मेरा बेटा शीशा फोड़ दिया तो अच्छा इंजीनियर बनेगा। उसको चेक कर रहा था कि उस शीशा में क्या है, हवा निकाल दिया तो अच्छा वह जो है चेक कर रहा था कि टायर में क्या होता है। समझ गए? इसीलिए यह व्यंग था। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और यह समाप्त करेंगे। ऑब्जेक्टिव भी 30 है, 1-2 नहीं है। अगर सब बना लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटने वाला है। देखिए कह रहा है 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो यह तो आंख बंद करके आप बता दीजिएगा अभी नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं, बाद में भले भूल सकते, इसीलिए आप कम से कम 24 गुना 24 यह वर्णिका में है, गोधूली में है, और 5 गो गोधूली में वर्णिका में है। यह 24 और 5 29 गो लेखक और शीर्षक का नाम आप याद कर लेंगे बहुत सुंदर से, तो आपका 2-3 नंबर रखा हुआ है। समझ गए? गिरधर लाल कौन था? तो यह मदन के पिता था। यह तो आप जान रहे हैं मदन के पिता है। एक बार में आप सब बता दीजिएगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े हैं? तो आराम से बता सकते हैं, 2 ही दांत तोड़े थे बेचारा को लट्टू खेलने के क्रम में। तो आगे आए नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम यह भी हम बताए हैं, रत्नावती शर्मा है। रत्नावती शर्मा है। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभर आया? कौन सा तत्व जो है समग्रता से उभर आया है? तो यह भी आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिकता का तत्व जो है समग्रता से उभर कर आया है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा होगा? खोखे तो खच्चर था, वही से खतरा हो जाएगा। आगे आइए हम लोग देखेंगे कि खोखी किस भाषा का शब्द है? तो यह बंगला भाषा का शब्द है। कैसा भाषा का शब्द है? यह बंगला भाषा का शब्द है। इतना बात आप याद रखेंगे। आगे है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। इस पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा? किसका पात्र ने कहा? सेन साहब ने कहा। कौन कहा? सेन साहब ने ऐसा कहा, ऐसे ही लड़के चलकर आगे चोर डुक्के गदाडू बनते हैं। समझ गए? इतना बात आप याद रखेंगे। समझ गए? आगे आइए। आगे खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची होता है। समझ गए? आगे आइए। खोखा का क्या नाम था दूसरा? कासू। यह भी याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। खोखा का दूसरा नाम क्या है? तो आप आराम से कह सकते हैं कासू। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी, मन का वैज्ञानिक कहानी है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? तो बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हम बताए हुए हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरी है। एक बार में आप देखते हुए आंसर आपको इसको बता देना है। समझ गए? तो देखिए मदन अक्सर किसके हाथों पे पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? अपने पिता के हाथ से पीटा जाता था। समझे? किसके हाथ से पीटता था?
पिता के हाथ से पीटा जाता था। चौथा माई नलिन बिरजू शर्मा के पिता का नाम क्या है? तो 14वां नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिरजू शर्मा का पिता का नाम हम बताए हुए हैं शुरू में, पंडित राम अवतार शर्मा जी हैं। बहुत सुंदर से याद होगा। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को फटकार लगाई। किसे लगाएगा? उसी का वह काम कर रहा था तो गिरधर लाल को फटकार लगाया। बहुत अच्छा आप आंसर इसको दे सकते हैं। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोध का उजागर करता है? तो मध्यम वर्ग के लोग को उजागर करता है। समझ गए? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू जो है लट्टू खेल में शरीक होना चाहता था। किस खेल में? लट्टू को खेल में। हम आपको बताए हुए हैं इसलिए कि यही सब पूछता है। आगे आइए, आगे हम बताते सेन साहब किस व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से। यह हम नहीं बताए हैं, या याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। समझ गए? आगे आइए 19 नंबर, मदन की उम्र क्या थी? तो 5 बरस थी। मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र भी हम कहिएगा 5-6 बरस थी। जब कासू का उम्र 5 था तो इसका भी 5-6 बरस है। समझ गए? यही नंबर ऑप्शन दे दीजिएगा। विष के दांत का ऑब्जेक्टिव, यह तो फालतू लिखा हुआ है। मदन के पिता था, मदन का पिता कौन था? बताइए। मदन का पिता था गिरधर लाल था। मदन के पिता कौन था? गिरधर लाल था। यह तो हम कई बार बताए हैं। तो समझिए अगला क्वेश्चन है, नलिन बिरजू शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष कब बने? हिंदी विभाग अध्यक्ष यह हम नहीं बताए हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। सर 1959 में यह हिंदी के प्रोफेसर बने थे पटना विश्वविद्यालय में, जिसमें यह MA किए थे। नलिन बिरजू शर्मा का जन्म कब हुआ था? यह भी हम शुरू में बता चुके हैं, आप आराम से बता सकते। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। नलिन बिरजू शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? यह भी हम आपको बताए हुए हैं, 12 सितंबर 1961। 12 सितंबर 1961 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नलिन बिरजू शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी हम बताए हैं, बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदरघाट में हुआ था। आगे हम आएंगे 25 नंबर सवाल में, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण हम कहेंगे नलिन बिरजू शर्मा की रचना है। कुछ रचना हम बताए थे, वह आप लोग याद कर लिए होंगे। देखिए, लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसे इस बात की गर्व है? किसे इस बात का गर्व है? लड़कियां जो है कठपुतली है, ये किसको गर्व है? माता पिता को गर्व है। समझ गए? माता पिता कहाँ गया? ये है, माता पिता को गर्व है। 27 में कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। कौवा के जमात में कौन शामिल होने के लिए ललक गया? तो हम कहेंगे हंस। कौन लग गया? हंस। बस हो गया। इतना आप देखेंगे। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया है? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया? खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार कोई सिद्धांत सब बदल गया है। तो सेन साहब की कितनी लड़की थी? तो 5 लड़कियां थी। यह तो आप आराम से बता सकते हैं, कोई बिना कुछ कहे हुए। समझ गए? आगे आइए और हम देखेंगे सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर शब्द का क्या होता है? अर्थ ड्राइवर। इतना को याद रखेंगे, या हम आपको नहीं बताए थे, और यह आप अच्छी तरह से याद रखते हैं तो हम अभी जितना भी बात बताए हैं उतना बात याद रखते हैं तो इस चैप्टर से आपको हम गारंटी देता हूं एक भी सवाल नहीं छूटेगा, और यह आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसी के साथ वीडियो भी समाप्त करते हैं, और अगला चैप्टर फिर से हम लोग तीसरा नंबर इसी प्रकार वन शॉट लेकर सारा चैप्टर समाप्त कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।